गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़न है इसके करंट अफेयर्स जो कि हमारे नवंबर मंथ की है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। एक टॉपिक बची हुई है स्कीम्स इन न्यूज़, जिसमें कि 2 स्कीम्स हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सेकेंड है डेयरी शाहकार स्कीम्स। तो चलिए इसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे अप्रूव किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को यहाँ पे 2022 तक यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। और ये ग्राम सड़क योजना यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए है। जितने भी रोड और ब्रिजेस इस स्कीम के तहत बनाए जा रहे हैं उनको कंप्लीट करने के लिए 2022 तक यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया कि ठीक है, ये स्कीम अभी कंटिन्यू होगा। तो चलिए, अब कंटिन्यू हो चुका है, तो इसलिए ये स्कीम अगेन इंपॉर्टेंट हो गए हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव देखें, जैसे कि नाम से ही आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ग्राम यानी कि विलेज एरिया में जो सड़क योजना है, सड़क यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है, ब्रिजेस बनाने की बात की जा रही है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे रोड ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। रोड ब्रिजेस आप देखो कि ऐसे होने चाहिए जो कि ऑल वेदर रोड्स हो। ऐसे नहीं है कि बारिश के टाइम में आप उस रोड से आर पार ना कर पाओ, या फिर कोई और वेदर ऐसा हो जिससे कि ट्रबल क्रिएट हो जाए। ऐसा नहीं, ऑल वेदर रोड हो, चाहे तूफान आए, आंधी आए, अर्थक्वेक आए या फिर कुछ भी आए, उस रोड से इस्तेमाल किया जा सके। तो ये एक सिंगल वे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ऑल वेदर रोड है जो कि अनकनेक्टेड जो हैबिटेशंस है, मीन्स ग्रामीण एरिया में आप देखते हो कि वहाँ पे पक्की सड़कें नहीं होती है, इवन वहाँ पे बहुत ही दूर होता है, कनेक्टिविटी का कोई ज़रिया नहीं होता है। तो उस तरीके से वहाँ पे सड़कें बनानी जिससे कि जो अनकनेक्टेड है, जो यहाँ पे दूर है, आपका कनेक्शन नहीं है उस ग्रामीण विलेज से, तो वो उसको कनेक्ट करने का यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है। कनेक्टिविटी एक मेजर आपको इशू देखने को मिलेगा। एक बार कहीं से भी एरिया को कनेक्टिविटी अगर मिल जाती है तो उससे क्या होता है कि सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उस ग्रामीण एरिया के लोगों की, वो अपलिफ्ट हो जाती है, बेटर हो जाती है। अब यहीं पे हम लोग की फीचर्स देख लेते हैं इस स्कीम की। प्रोग्राम यूनिट की बात करें तो यूनिट जो इस स्कीम के लिए लिया जा रहा है वो हैबिटेशन है, कि रहने के लिए कहाँ कहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ पे देखना है, नॉट रेवेन्यू विलेज या फिर पंचायत। पंचायत में यहाँ पे इस स्कीम में नहीं रखा गया, ये हैबिटेशन है। जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं तो उनके घर के सामने एक पक्की सड़कें होनी चाहिए जिससे कि वो मेन टाउन तक पहुँच सके, उनके लिए जो कनेक्टिविटी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसान हो सके। हैबिटेशन वैसी भी जहाँ पे प्लेन एरिया में 500 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वैसे एरिया को यहाँ पे जोड़ने की बात की जा रही है। उसी में आप नॉर्थ ईस्ट वाली रीजन आप देख सकते हो, साथ ही हिमालय स्टेट में देख सकते हो जहाँ पे ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, तो 250 प्लस यहाँ पे है। 100 प्लस यहाँ पे आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया देखने को मिलेगा। तो ये तो आपका प्रोग्राम यूनिट है। प्लानिंग और मेंटेनेंस ऑफ रोड की बात करें तो जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड प्लान है उनकी प्रिपरेशन और साथ ही साथ कोर नेटवर्क की यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के सामने फॉर अप्रूवल के लिए रखा गया है। रोड्स जो इस स्कीम के तहत कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं उसको भी यहाँ पे मेंटेन किया जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे ग्रामीण एरिया में जितने भी सड़कें बनाई जा रही है उसके पीछे जो है मेंटेन करने का हाथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का ही है। टेक्निकल अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो जो भी सड़कें इस स्कीम के तहत बनाए जा रहे हैं वो डिज़ाइंड और एग्जीक्यूटेड है एज पर द स्टैंडर्ड्स जो कि यहाँ पे इंडियन रोड कांग्रेस के तहत लिखी गई है। प्रमोशन अगर हम लोग देखें, ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रमोशन की बात की जा रही है, जैसे कि कोल्ड मिक्स यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, फ्लाई ऐश का इस्तेमाल करना, जियो टेक्सटाइल का इस्तेमाल करना, साथ ही यहाँ पे कॉपर स्लैग जो है उसका इस्तेमाल करना। तो इस तरीके से ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जितने भी रोड और ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं उससे इमिशन ज़्यादा ना हो। यहाँ पे आप इवन देखो कि लोकली जो अवेलेबल मटेरियल्स है उसको रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जा रहा है जिससे कि कॉस्ट इफेक्टिव हो सके। जब हम लोग बहुत सारी चीज़ें को इंपोर्ट कराते हैं तो ऑलरेडी जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट तो महंगी हो जाती है, फिर वही सारी चीज़ें अगर हम लोग सड़क के निर्माण में अगर इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियस है कि वो सड़क बनाने में काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। तो इसलिए लोकली जो जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट है उसी से कहा जा रहा है कि ये सड़क बनाई जाएगी जिससे कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा और फास्ट कंस्ट्रक्शन होगी। एटलीस्ट ये तो इशू नहीं होगा ना कि मटेरियल की जो है वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, दूसरे जगह से, दूसरे देशों से आ नहीं पा रहा है, तो ये सारे जो बहाने हैं वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। साथ ही 3 टियर क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म है। कंसर्न जितने भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो फर्स्ट ईयर है। स्टेट लेवल पे आप देखो कि इंडिपेंडेंट एजेंसी है जिनको यहाँ पे रोड क्वालिटी, इट मीन्स कि जितने भी सड़कें बनाई जा रही है तो उनमें जो मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है उसको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए कहा गया है।
नेशनल लेवल पे बात करें तो नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत है, वो यहाँ पे रोड वर्क्स को इंस्पेक्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि आप 3 टियर में यहाँ पे मैकेनिज्म रखा गया है। अगर अचीवमेंट की बात करें कि तो अब तक यहाँ पे क्या क्या अचीवमेंट किया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अगर सेकंड देखें तो यहाँ पे 50,000 किलोमीटर का अभी एग्जिस्टिंग रूरल रोड नेटवर्क है जो कि यहाँ पे आपका लाया गया है। इसमें से ओनली 4,240 किलोमीटर रोड लेंथ जो है ये बैलेंस है। इट मीन्स कि आप देखो कि ये चीज़ कहा गया था कि यहाँ पे कंसोलिडेट करनी 50,000 जो किलोमीटर ऑफ एग्जिस्टिंग रूरल रोड नेटवर्क है, बट इसमें से सिर्फ 4,240 किलोमीटर ही हो पाया। रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के तहत देखें जो कि लेफ्ट विंग्स एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया में था, जो कि 2016 में ये स्कीम आपका लाया गया है। तो जितने भी रोड है, ब्रिजेस वर्क है, वो यहाँ पे इस स्कीम के तहत लिया गया और इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखते थे। साथ ही साथ जिस राज्य में काम किया जा रहा है तो उस राज्य की सरकार के साथ और जो सिक्योरिटी फोर्स है उनके साथ कंसल्ट करते थे। 4,419 किलोमीटर रोड लेंथ की अगर हम लोग बात करें, जो कि यहाँ पे आपका आउट ऑफ 5,412 किलोमीटर रोड लेंथ है, तो ये भी ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और बैलेंस वर्क जो है वो यहाँ पे 2023 तक कंप्लीट करना है। तो ये चीज़ें है कि 2016 से ये स्कीम चलते आ रहा था, 2021 तक यहाँ पे रहने का था 5 इयर्स तक, बट इसको और एक्सटेंड किया गया है कि जितनी इसकी टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा डेटा है नहीं, आपको कन्फ्यूजन के लिए तो कुछ यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। बस ये याद रखना है कि रेवेन्यू विलेज और पंचायत को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे हैबिटेशन को इंक्लूड किया जा रहा है जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। एंड सेकंड वन इज़ कि यहाँ पे अप्रूवल के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, साथ ही मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, 3 टियर यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है डेयरी शाहकार स्कीम। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है उनके द्वारा डेयरी शाहकार स्कीम को लॉन्च किया गया है, वो भी गुजरात में। तो इसका एम है कि रियलाइजेशन करना एक विजन, वो भी कॉर्पोरेशन टू प्रॉस्पेरिटी में। मेन यहाँ पे आप समझो कि डेयरी सेक्टर जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फार्मर इनकम है उनको डबल करना है और हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनानी है। तो 2 मेन एम है जिसके तहत यहाँ पे डेयरी शाहकार स्कीम को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं। इस शाहकार के तहत आप देखो कि टोटल 5,000 करोड़ यहाँ पे रखा गया है और डेयरी सेक्टर्स जो है उनको लोन भी मिलेगा कहाँ से, तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से। एनसीडीसी की बात करें तो ये एपेक्स लेवल स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि सरकार के द्वारा यहाँ पे सेटअप किया गया है और कानून जो बनाया जाता है वो 1963 में पार्लियामेंट के तहत बनाया गया है। और ये एक्सक्लूसिव फॉर कोऑपरेटिव्स जो कि प्राइमरी लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, एपेक्स या मल्टी स्टेट या नेशनल लेवल पे है। एनसीडीसी की बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है उसके तहत है। फिनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो इसको एनसीडीसी के द्वारा एक्सटेंड किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे कॉपरेटिव्स के लिए एलिजिबल होंगे, वो भी सारे एक्टिविटीज़ को लेकर, जैसे कि बोवाइन डेवलपमेंट हो गया, मिल्क प्रोक्योरमेंट है, प्रोसेसिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है, वैल्यू एडिशन है। तो इन सब के लिए यहाँ पे जो है आपका एनसीडीसी से लोन लिया जा सकता है। फाइन। फिनेंशियल सपोर्ट भी आप देखो कि एनसीडीसी तो प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कि और भी सपोर्टिंग जो एक्टिविटीज़ सर्विस है उन सबको यहाँ पे कवर किया जा रहा है। जैसे कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है या फिर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोई भी कैटल फीड हो गया या फिर फीड सप्लीमेंट है, रिसर्च डेवलपमेंट करनी है या फिर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, डेयरी इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो ये सारा काम जो है आप ये देख सकते हो कि फिनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे एनसीडीसी के द्वारा दिया जा रहा है। कन्वर्जेंस की बात करूँ तो यहाँ पे कन्वर्जेंस है, यानी कि बहुत सारे स्कीम्स को मिलाया जा रहा है, जो सरकार की है, राज्य सरकार की है, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की है या फिर डेवलपमेंट एजेंसीज़ की है, बायलैटरल है, मल्टीलैटरल है, तो उन सबको यहाँ पे कन्वर्ज करने की भी बात की जा रही है। प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई मिनिमम और मैक्सिमम कैप नहीं है प्रोजेक्ट कॉस्ट को लेकर। साथ ही यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है इसमें आपका मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया जा रहा है उसकी खर्चे है, मार्जिन मनी क्या है उसकी खर्चे है, और वर्किंग कैपिटल जो है वो है। लोन पीरियड की बात करूँ तो जो पीरियड ऑफ लोन है वो नॉर्मली यहाँ पे 5 से 8 साल के लिए रहेगा, जिसमें कि 1 से 3 साल जो है वो मोरेटोरियम भी है, यानी कि अगर यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जितना लिया गया है उसको रिपेमेंट करने के लिए 1 से 3 साल का यहाँ पे छूट भी दिया गया है। छूट इसलिए दिया गया है क्योंकि समटाइम्स आप देखते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो पाता है फार्मर्स को, उनके पास उतनी नहीं यहाँ पे प्रॉफिट हो पाते जिससे कि वो अपनी लोन को चुकता कर सके, तो इसलिए उनको एक काइंड ऑफ रिलीफ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है मोरेटोरियम के बेस फॉर्म में। और यहाँ पे आप देखो कि टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है, रेवेन्यू स्ट्रीम है, तो इन सब पे ये डिपेंड भी करता है। ओके, तो यहाँ पे हमारी हो गई ये दोनों आर्टिकल। सो आई होप कि आपको ये दोनों जो स्कीम है वो फिर से आपके यहाँ पे रिवाइज हो गई होगी।
अपेंडिक्स 1 है, यहाँ पे ट्राइबल रिवॉल्ट्स आप देख सकते हो कि मेन लैंड जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स है उसके बारे में एक अच्छा यहाँ पे आपका एक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देख लो। सबसे पहले 1778 का यहाँ पे पहाड़ियाज है। प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ था ये, तो राजमहल हिल्स में था। इवेंट क्या हुआ, तो ब्रिटिश एक्सपेंशन हुए, यानी कि अपने टेरिटरी का ये ब्रिटिश एक्सपेंड कर रहे थे। आउटकम क्या निकला कि ब्रिटिशर्स को यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है फोर्स करते थे वो भी कि यहाँ पे अपनी टेरिटरी को एज ए दामनी कोल एरिया को वो डिक्लेयर करें। तो अपनी टेरिटरी वो बढ़ा रहे थे, उसी को वो अपने नाम से यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए बात रखे थे। सेकंड है यहाँ पे चौर अपराइजिंग, जिसको कि रिवॉल्ट ऑफ द जंगल महल भी कहते हैं। ये कब आपका कहाँ हुआ, तो ये 1795 से 1816 के बीच में हुआ। इवेंट यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक्चुअली यहाँ पे फेमाइन आ गए थे, लैंड रेवेन्यू डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसके कारण इकोनॉमिक डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। और चौर जो ट्राइब्स मैन हैं उनको यहाँ पे फोर्स किया जा रहा था कि वो हथियार वगैरह ले। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट अपराइजिंग था वो यहाँ पे दुर्जन सिंह के तहत था, जो कि 1798 में था। अब इससे आउटकम ये निकल कर आया कि जो रिवॉल्ट था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पे सप्रेस कर दिया गया। फिर आता है 1831 का कोल अपराइजिंग। ये कहाँ था, छोटा नागपुर में देखने को मिलेगा। इसमें क्या हुआ कि लार्ज स्केल जो है लैंड को यहाँ पे जो कोल हैंडमैन थे ना उनसे इसको ट्रांसफ़र कर दिया आउटसाइडर के नाम पे। आउटसाइडर कहने का मतलब है कि कोई हिंदू हो गए, सिख हो गए, मुस्लिम फार्मर्स है या कोई मनी लेंडर्स है ना, तो उनके नाम पे ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिया गया। ब्रिटिश जुडिशियल और रेवेन्यू पॉलिसीज़ भी है, वो भी आप देखो कि जितने भी ट्रेडिशनल सोशल कंडीशंस थे कोल्स के उनको यहाँ पे अफेक्ट हुआ। बहुत फेमस लीडर आप देख सकते हो कि ये है बुद्धो भागत। इसका आउटकम्स क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है अगेन ये फोर्स किए कि यहाँ पे जो भी टेरिटरी है वो उनके नाम से कहलाए। हो एंड मुंडा अपराइजिंग है, 1820 से लेकर 1837 तक चला। सिंहभूम वाले एरिया में ये देखने को मिलेगा। इसमें क्या था कि जो पराहात के राजा है वो यहाँ पे हो ट्राइबल्स जो यहाँ पे हो ट्राइबल्स है, आदिवासी है, वो ऑर्गेनाइज़ किए, जिससे कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट में रिवॉल्ट हुआ। उनका जो काम था वो काम उनको सही तरीके से नहीं करने दिया जा रहा था, उनमें जो है बैरियर्स आ रहे थे, तो उनके अगेंस्ट में रिवॉल्ट देखने को मिला। फिर 1831 में क्या हुआ कि वो मुंडास को ज्वाइन किए, जिससे कि वो प्रोटेस्ट किए कि न्यू फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसीज़ यहाँ पे लेकर आए। बंगालीज का जो है एंट्री यहाँ पे हुआ, और इससे जो आउटकम्स निकला वो ये है कि रिवॉल्ट जो है वो यहाँ पे 1832 में देखने को मिला, बट हो ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहा कब तक, तो 1837 तक। फिर है संथाल रेबिलियन, जो कि 1855 से 56 तक चला। राजमहल हिल में आपको ये देखने को मिला था। इसमें क्या हुआ कि मनी लैंडर्स जो थे वो यहाँ पे पुलिस और ज़मींदार के सपोर्ट से पीजेंट्स को जो है यहाँ पे सबसे फिर आते हैं यहाँ पे संथाल रेबिलियन, जो कि 1855 से 56 के बीच में। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये राजमहल हिल्स में है। यहाँ पे क्या हुआ, एज यू नो वेरी वेल कि मनी लेंडर्स जो है वो पुलिस और ज़मींदार के सपोर्ट से काफ़ी जो पीजेंट्स की लैंड है उसको सप्रेस करने लगे। इट मीन्स कि उनकी लैंड को जो है एक्सट्रैक्शन किया जा रहा था, डिस्पोजिशंस किया जा रहा था। सिंधु और जो कान्हू है तो यहाँ पे ब्रदर थे, जो संताल्स के द्वारा यहाँ पे प्रोक्लेम किया जा रहा था कंपनी रूल को एंड करने के लिए। और फिर इस एरिया को, जो कि भागलपुर और राजमहल के बीच में जो एरिया है ना, उसको यहाँ पे ऑटोनोमस यानी कि स्वतंत्र डिक्लेयर करने के लिए कहा गया। इसका क्या रिजल्ट हुआ, इसका आप देखो कि मिलिट्री एक्शन चला लंबा समय तक, वो भी वैरन हेस्टिंग के द्वारा, जो कि रिवॉल्ट को कंट्रोल कर रहे थे। तो ये संथाल रेबिलियन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टेट पीसीएस में तो देखने को मिलेगा ही। कौंड अपराइजिंग की बात करूँ, जो कि यहाँ पे 1837 से 1856 के बीच में, ये आपको उड़ीसा टू यहाँ पे श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या था कि चक्रा बिसोई एक यंग राजा थे जो कि कॉन्ड्स को लीड कर रहे थे। वो जो ह्यूमन सेक्रीफाइसेस को यहाँ पे सप्रेस किया जा रहा था, न्यू टैक्सेस लगाए जा रहे थे, जो ज़मींदार की एंट्री है ना उन सब के अगेंस्ट में थे ये। दूसरी रिवॉल्ट है जो कि ट्रिगर किया गया था 1914 में, वो भी उड़ीसा रीजन में, और इस होप से कि जो फॉरेन रूल है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिशर्स का जो यहाँ पे रूल चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर उनको अपना एक स्वतंत्र सरकार मिल जाएगा। बट क्या हुआ, बात यही हुई कि चक्रा बिसोईस जो है वो डिसअपियरेंस हो गए और अपराइजिंग जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। फिर है यहाँ पे कोया रिवॉल्ट, जो कि ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक में देखने को मिला। यहाँ पे भी क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पे अपनी टेरिटरी का नाम दे रहे थे। फिर है यहाँ पे भील रिवॉल्ट, जो कि 1817 से 19 के बीच में था। ये आपका जो वेस्टर्न घाट में रहने वाले लोग हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा और नॉर्थ और डेक्कन के बीच में। फिर यहाँ पे क्या था कि वो यहाँ पे फेमाइन फेस कर रहे थे, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, साथ ही मिस गवर्नमेंट थी। बिल्स जो है वो यहाँ पे 1825, 1831 और 1846 में जो है वो रिवॉल्ट किए थे।
गोविंद गुरु जो है वो यहाँ पे भील्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए थे कि जो भील राज है उसके लिए यहाँ पे, ठीक है, फाइट करने के लिए। इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्स और यहाँ पे कंसिलेटरी एफर्ट्स लेकर आए जिससे कि अपराइजिंग को वो कंट्रोल कर सके। फिर है कोली राइजिंग। कोली राइजिंग में आप देखो भील्स के अगल बगल के जो नेबर थे उनका था यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपनी रूल को जो इम्पोज किया जा रहा था और जिससे कि यहाँ पे लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। फिर डिसमेंटलिंग हो गई उनके फोर्ट्स वगैरह, तो ठीक है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रामोसी राइजिंग भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मुंडा रिवॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि छोटा नागपुर रीजन में था। यहाँ पे जो रेबेलियन थे ना वो रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे, बट यहाँ पे जितने भी गैदर्ड पॉलिटिकल फोर्स है वो यहाँ पे फ्यूडल जमींदारी टेन्योर इन सब के अगेंस्ट में वो यहाँ पे फाइट कर रहे थे और मनी लेंडर्स के द्वारा भी काफ़ी पीजेंट्स को यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, तो इन सब के अगेंस्ट में ये फाइट कर रहे थे। यहाँ पे आउटपुट था कि ब्रिटिशर्स जो आर्म्ड फोर्सेस है वो यहाँ पे छोटा नागपुर वाले एरिया में डिप्लॉय किया गया और जो बिरसा थे उनको कैप्चर कर लिया गया और बाद में जो है उनको जेल भी दिया गया। अदर रिवॉल्ट क्या है कि ये नाइकाडा जो मूवमेंट है वो याद रखिएगा मध्य प्रदेश गुजरात वाले रीजन में, ये भी आपका जो कास्ट हिंदूज़ है और जो ब्रिटिशर्स है उसके अगेंस्ट में था। खरवार रिवेलियन की बात करें तो ये खरवार्स के द्वारा था जो कि बिहार में आपको देखने को मिलेगा और जो रेवेन्यू सेटलमेंट एक्टिविटीज़ है उसके अगेंस्ट में। बस्तार रिवोल्ट की बात करूँ 1910 में, ये आपको फ्यूडल और जो फॉरेस्ट डिवाइस है उसके अगेंस्ट में। ताना भागत मूवमेंट है जो कि आपको मुंडाज और ओरान ट्राइब्स के तहत देखने को मिलेगा, जिसको जागृत भागत यहाँ पे जत्रा भागत जो है वो यहाँ पे लीड कर रहे थे। रामपा रिवोल्ट है जो कि यहाँ पे अलूरी सीताराम जो राजू है उनके द्वारा लीड किया जाता। गोंड अपराइजिंग की बात करें तो वो यहाँ पे जितने भी गोंड धर्म है उनके बिलीवर्स को यहाँ पे साथ लाया गया। उसके बाद ट्राइबल मूवमेंट्स टू द नॉर्थ ईस्ट में आप देखो कि अहोम मूवमेंट है, अहोम रिवॉल्ट है 1828 का जो कि आसाम वाले रीजन में। यहाँ पे इवेंट था कि ब्रिटिशर्स जो है उनके प्रोमिसेस को यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहे थे जो कि फर्स्ट बुर्मा वॉर के बाद यहाँ पे देखने को मिला। रेबेनियन जो है वो यहाँ पे जो गोमधर कौनवार है उनके लीडरशिप में चला। इससे क्या आउटकम निकला कि यहाँ पे अपराइजिंग को जो है कंपनी के द्वारा सप्रेस कर दिया गया लास्टली। फिर खासी अपराइजिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है 1833 का। ये गारो और जानतिया हिल्स जो है आपका मेघालय में, वहाँ पे ये आपका ये अपराइजिंग था। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो रोड यहाँ पे डेवलप करे और जो ट्राइबल्स थे वो यहाँ पे अपने आप को तीर्थ जो सिंह है उनके तहत वो ऑर्गेनाइज़ किए। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि इंग्लिश मिलिट्री जो है वो यहाँ पे इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दी। अदर मेजर मूवमेंट आप देख सकते हो कि ये सिंगपौर रेबेलियन है जो कि आसाम में था। कुकीज़ रिवॉल्ट है जो कि आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी और जिस तरीके से वो लेबर को रिक्रूट कर रहे थे तो उसके अगेंस्ट में था। त्रिपुरा में भी यहाँ पे रिवॉल्ट चला है कि यहाँ पे हाउस टैक्स वगैरह जो है वो बहुत बढ़ा दिया गया था। सेटलमेंट जो आउटसाइडर के थे उनके अगेंस्ट में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जेलियांग संग जो मूवमेंट था वो भी मणिपुर में है, जिसको कि जेमी रोंगमई ट्राइब्स जो है वो यहाँ पे लीड कर रहे थे। नागा ट्राइब्स जो नागा मूवमेंट जो कि यहाँ पे मणिपुर में है, मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। नागा राज को सेटअप किया जा रहा था। हेराका कल्ट है जो कि यहाँ पे गाइंडू लियो के द्वारा यहाँ पे आपका लीड किया जा रहा था मणिपुर वाले रीजन में। ओके, सो ये सारी यहाँ पे बातें हो गई हैं। अब यहाँ पे प्लेस इन न्यूज़ है और साथ ही यहाँ पे प्लेस इन वर्ल्ड है, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो उत्तराखंड में क्या हुआ है कि पीएम जो है वो यहाँ पे रिबिल्ड किए हैं समाधि स्थल जो कि श्री आदि शंकराचार्य के नाम से केदारनाथ में, ये केदारनाथ धर्म में यहाँ पे आपका फेमस है, तो ये याद रखना है। जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ कि यहाँ पे जो मारुसुदार रिवर है, अब यही आपसे पूछ लिया जाएगा कि मारुसुदार कहाँ पे है, तो ये याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में है। डाइवर्जन हुआ है यहाँ पे पकल डुल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको इनॉग्रेट करने के लिए। श्रीनगर जो है यहाँ पे आपका यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ जो यहाँ पे नेटवर्क है उनको यहाँ पे ज्वाइन किया है श्रीनगर ने। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ तो 1000 ऑफ फिश जो है वो यहाँ पे डेड पाई गई है कामेंग रिवर में, सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे पंजाब में क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो करतारपुर कॉरिडोर को जो पाकिस्तान के साथ है उसको रीओपन की। हरियाणा में क्या है कि आर्कोलॉजिकल साइट है जो कि यहाँ पे संदाई विलेज के नियर आपको डिस्कवर्ड होते हुए दिखेगा जो कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। बुंदेलखंड में क्या है कि पीएम के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट को इस रीजन में लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश में आप देखो कि 30 टाइगर से भी ज़्यादा जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से माइग्रेट किए। कूनूर नेशनल पार्क जो है यहाँ पे 13 चीता को नेक्स्ट ईयर लाया जाएगा। फिर छत्तीसगढ़ में क्या है कि रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जिनके द्वारा यहाँ पे ऑर्डर किया गया है मेजर्स की वो यहाँ पे एडवर्स जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है
रिवर महानदी और बहामनी बैंक से, तो उनको यहाँ पे देखें, क्योंकि इलीगल क्वायरिंग वगैरह हो रहा है तो उसके कारण यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ओके, सो ये सारे जगह जो है वो इम्पॉर्टेंट थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ में थे हमारे इंडिया में। अब वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो बात करते हैं यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, जिसमें कि आपको लिथुनिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चाइना के द्वारा डाउनग्रेडेड किया गया इनका डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद लिथुनिया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बेलारूस है, जो कि आपका यहाँ पे बेलारूस को थ्रेटन किया गया है कि जो गैस ट्रांजिट है यूरोपियन यूनियन का, वो भी माइग्रेट जो क्राइसिस है उसके लिए उसको कट करना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का तो ये नीचे है, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें लिथुनिया है, बेलारूस है। उसके बाद इंग्लिश चैनल आप देख सकते हो, तो फ्रांस के द्वारा यूके की जो बाउंड माइग्रेट थे इंग्लिश चैनल में थे, उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। फिर वेस्ट एशिया में आते हैं ओमन, तो ओमन में विजन 2040 जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिससे कि वो अपनी इकॉनमी को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे। इसी बीच इंडियन नेवी शिप जो है त्रिकंड, उसको भी डिप्लॉय किया गया है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन के बीच में, तो ये याद रखिएगा। ब्राज़ील की अगर हम लोग बात करें तो जो डिफॉरेस्टेटेड है यहाँ पे एरिया ब्राज़ील अमेजोन में, तो वो यहाँ पे 15 ईयर्स हाई है, यानी कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे जंगलों को काटा जा रहा है और डिफॉरेस्टेशन एरिया यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। इक्वाडोर की बात करूँ तो यहाँ पे गन बैटल जो है इक्वाडोर के लार्जेस्ट रीजन के तहत आपको देखने को मिलेगा, जो कि एटलीस्ट 60 इनमेट्स को किल कर चुके हैं। पेरू की बात करें तो अर्थक्वेक जो है यहाँ पे नदन पेरू को हिट किया, यहाँ पे बहुत तेज़ी की अर्थक्वेक आई है। उसके बाद सूडान की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो सूडान के थे वो रीइंस्टेंटेड हो गए, फिर से रीस्टोर कर लिया गया है। अब ये आपका काम है कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि प्राइम मिनिस्टर सूडान के कौन है। इथोपिया की बात करें तो ट्रिगरे है, जो कि यहाँ पे इथोपियन बॉर्डर में देखने को मिलेगा। सोलोमन आइलैंड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है अपने पीस कीपिंग ट्रूप्स को सोलोमन आइलैंड में भेजे हैं। साथ ही नेपाल की बात करें तो नेपाल का जो लांगटांग माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, वो यहाँ नेपाल की फर्स्ट हाइड्रो पावर है, जो कि ग्लेशियर लेक से देखने को मिलेगा। यूक्रेन की बात करूँ तो यूक्रेन और जो नाटो मेंबर है यहाँ पे आपका ये देखो कि एक्सरसाइज जो हो रहा है यहाँ ब्लैक सी में। चुम्बी वैली है, चाइना के द्वारा यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है हमारा चुम्बी वैली में, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे आपका क्या है कि मैं इसे डिटेल में नहीं समझाती, क्योंकि ये बस आपको ध्यान रखना है कि ये सारे प्लेसेस न्यूज़ में थे, किस कारण से न्यूज़ में थे। बाकी जो डिटेल है हम लोग तो यहाँ पे मैगजीन में डिस्कस कर ही लेते हैं। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। ये मैगजीन आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट दिसंबर मंथ की जब मैगजीन आएगी तो मैं उसको डील करूँगी। तो अगर आप लोग को विज़न है इसकी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ मेल करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।